नमस्कार दोस्तों। पड़ोसी बांग्लादेश में सुलग रही आग अब सिर्फ उसके अंदरूनी हालात तक सीमित नहीं रही, उसकी लपटें अब हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि यह वही मुल्क है जिसे खड़े होने में भारत ने हर कदम पर सहारा दिया, लेकिन आज वही पड़ोसी अपनी औकात भूलकर भारत जैसे ताकतवर देश को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी घट रहा है वह सिर्फ सत्ता की उठापटक नहीं, यह सीधे सीधे भारत के संयम और धैर्य की अग्नि परीक्षा है। अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास के साथ हुई बर्बरता और जिस तरह उन्मादी भीड़ ने एक निर्दोष की जान ले ली, उसने नई दिल्ली को सिर्फ चिंतित नहीं किया बल्कि उस गुस्से को जन्म दिया जो अगर फूटा तो सीमा पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटते ही ढाका के गलियारों में जिस तरह भारत विरोधी बयानबाजी तेज हुई है, उसने एक बात साफ कर दी, वह यह भूल चुके हैं कि 1971 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है जो जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए सीमा लांघने से भी पीछे नहीं हटता। अब सवाल सीधा है, अगर हालात हाथ से निकल गए और टकराव की नौबत आई तो क्या बांग्लादेश नक्शे पर टिक पाएगा? क्या उसकी सेना भारत के सामने एक दिन भी टिक सकेगी? क्या चीन और पाकिस्तान अपनी चालों से भारत को रोक पाएंगे या फिर खुद किनारे खड़े होकर तमाशा देखेंगे? सबसे बड़ा सवाल, भारत के पास वो कौन सा ऐसा हथियार है जो बिना परमाणु बटन दबाए ही ढाका को घुटनों पर ला सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। साथ ही यह भी समझाएंगे कि कैसे भारत की एक सख्त हुंकार से पड़ोसी देश का पूरा डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अब जरा माहौल को और साफ करते हैं। सब्र का बांध अगर टूटा तो आसमान में सबसे पहले राफेल की दहाड़ गूंजेगी। भारत ने अब अपनी असली पोजीशन दिखानी शुरू कर दी है। हालात बिगड़े तो नक्शे बदलने में 48 घंटे भी नहीं लगेंगे। यूनिस सरकार की गलतियों ने मिशन 2025 के ब्लूप्रिंट को और तेज कर दिया है। न ड्रैगन काम आएगा, न हरे झंडे की आड़। समंदर में एक मजबूत नाकेबंदी पड़ोसी की सांसें रोकने के लिए काफी होगी। ताकत का अंतर इतना बड़ा है कि तुलना भी बेमानी लगती है। भारत का सैन्य बजट बांग्लादेश के सैन्य बजट से करीब 50 गुना ज्यादा है और ताकत कम से कम 10 गुना। ऐसे में नई दिल्ली का गुस्सा अगर फूटा तो असर सरहद पार तक महसूस होगा। अब जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं। एक तरफ 140 करोड़ आबादी वाला देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है, दूसरी तरफ एक ऐसा राष्ट्र जिसका डिफेंस बजट भारत के किसी एक बड़े राज्य के पुलिस बजट के आसपास भी नहीं ठहरता। बांग्लादेश की सेना आज भी ज्यादातर उन्हीं हथियारों पर निर्भर है जो या तो चीन ने सस्ते में थमाए हैं या फिर जो तकनीक के लिहाज से पिछली सदी में अटकी हुई है। इसके उलट भारत की सेना 2025 तक दुनिया की सबसे ताकतवर और घातक फौजों में शुमार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर जंग करने वालों को शायद यह समझ नहीं कि यह मुकाबला बराबरी का है ही नहीं, यह लड़ाई हाथी और चींटी के बीच की है। नेशन मास्टर और ग्लोबल फायर पावर की 2025 की रिपोर्ट यही चीख कर कहती है कि भारत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि इरादे और क्षमता दोनों में कई कदम आगे है। यूनिस सरकार अब भारत को उकसाने वाले बयान देती है तो शायद यह भूल जाती है कि उनका देश भारत के भूगोल के अंदर फंसा हुआ है। तीन तरफ भारत की जमीन और चौथी तरफ भारत का समंदर। अगर भारत सिर्फ अपनी सीमाएं सील कर दे तो वहाँ न राशन पहुंचेगा न हथियार, और अगर सैन्य टकराव हुआ तो तस्वीर और भी डरावनी होगी। आज की जंग जमीन से नहीं आसमान से जीती जाती है और यहाँ तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। भारतीय वायुसेना के सामने बांग्लादेश की वायुसेना की हैसियत ठीक वैसी है जैसे बाज के सामने कबूतर। बांग्लादेश के पास कुल मिलाकर करीब 100 लड़ाकू विमान है, ज्यादातर पुराने चीनी फाइटर और गिने चुने MiG-29 जिनकी तकनीक अब पीछे छूट चुकी है। और अब जरा भारत की ताकत देखिए। 2025 तक भारत के पास 1080 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ताकतवर बेड़ा है। फर्क सिर्फ संख्या का नहीं गुणवत्ता का है। राफेल जैसे फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार में आने से पहले ही खेल खत्म कर देते हैं। सुखोई 30 MKI का विशाल नेटवर्क जो बंगाल की खाड़ी से उड़ान भरते ही पूरे बांग्लादेश के आसमान में को मिनटों में कंट्रोल में ले सकता है। तेजस मार्क 1A और अपग्रेडेड मिराज 2000 मिलकर अगर जंग का सायरन बजा दें तो ढाका के ऊपर भारत को एयर सुपीरियरिटी हासिल करने में शायद 1 घंटे का भी वक्त न लगे। उनके राडार जब तक हरकत समझे तब तक भारतीय जेट्स उनके एयरबेस और रनवे को खंडर बना चुके हों। बांग्लादेश के पास ना लंबी दूरी का एयर डिफेंस है, ना ही ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से बचने का कोई तोड़, जो बिना पायलट के ही पिन पॉइंट सटीकता से कमांड सेंटर
नष्ट तबाह कर सकती है। हवाई हमले तो बस शुरुआत होंगे, असली खेल जमीन पर होगा जहां टैंकों का राज चलता है। और यहाँ अंतर और भी डराने वाला है। बांग्लादेश के पास करीब 660 के आसपास टैंक हैं, जिनमें से ज्यादातर पुराने चीनी मॉडल जो आधुनिक एंटी टैंक मिसाइलों के सामने लोहे के ताबूत साबित होते हैं। वहीं भारत के पास करीब 6000 के आसपास मुख्य युद्धक टैंक हैं, T-90 भी, अपग्रेडेड T-72 और स्वदेशी अर्जुन, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढकर खत्म करने की क्षमता रखते हैं। 10 गुना ज्यादा टैंकों का मतलब साफ है, अगर भारतीय बख्तरबंद टुकड़ियां सिलीगुड़ी कॉरिडोर या अगरतला की तरफ से आगे बढ़ी तो उन्हें रोकने के लिए बांग्लादेश के पास कोई मजबूत दीवार मौजूद नहीं है। जिस रफ्तार से भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आगे बढ़ती है, ढाका तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जरा आसमान से नीचे उतरकर उस ताकत की बात करते हैं जो जंग के मैदान में सीधा फैसला लिखती है, अटैक हेलीकॉप्टर्स। यहाँ भी तस्वीर एक तरफा है। बांग्लादेश के पास गिनती के करीब 2 दर्जन हमलावर हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी मारक क्षमता सीमित है। वहीं भारत के पास 140 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स का एक ऐसा बेड़ा है जिसे देखकर दुश्मन की रूह कांप जाए। इनमें अपाचे जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक किलर हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बख्तरबंद दस्तों को राख में बदल सकते हैं। और साथ में है भारत का स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो ऊंचे पहाड़ों या घना जंगल हर हालत में दुश्मन के बंकरों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। जब ऊपर से अपाचे की बारिश होगी और जमीन से 20 टैंक दहाड़ेंगे तो सामने वाली फौज के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शिकंजा तो समंदर में कसता है। बांग्लादेश की सांसें बंगाल की खाड़ी से चलती हैं। उसका व्यापार, उसकी सप्लाई चेन, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था सब कुछ समंदर के रास्ते पर निर्भर है। और 2025 में अगर बंगाल की खाड़ी में कोई बादशाह है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना है। तुलना करना भी बेईमानी है। बांग्लादेश के पास ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, ना ऐसी पनडुब्बियां जो गहरे समंदर में जाकर दबदबा बना सकें। उनकी नौसेना कुछ गश्ती जहाजों और सीमित कॉर्वेट्स तक सिमटी हुई है, जो तट से बहुत दूर जाने का जोखिम भी नहीं उठाते। दूसरी तरफ भारत के पास INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य जैसे 2 विशाल विमान वाहक पोत हैं, चलते फिरते एयरबेस। इनके डेक से उड़ान भरने वाले MiG-29 के फाइटर जेट समंदर के बीच से ही दुश्मन के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकते हैं। और अगर बात भारत की पनडुब्बियों की हो तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। 20 से ज्यादा पनडुब्बियां, जिसमें परमाणु शक्ति से चलने वाली अरिहंत क्लास भी शामिल है, जो महीनों तक पानी के नीचे रहकर दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देती। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत को सिर्फ अपने कुछ युद्धपोत चटगांव और मोंगला जैसे प्रमुख बंदरगाहों के सामने तैनात करने हैं। इसके बाद न कच्चा तेल पहुंचेगा, न अनाज और न ही बाहरी दुनिया से कोई मदद। यह समुद्री नाकेबंदी इतनी कड़ी होगी कि बिना एक गोली चलाए ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। इसे कहते हैं रणनीति, जहां युद्ध का फैसला गोलियों से पहले पैसों से हो जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पैसा और रसद। जंग सिर्फ हौसलों से नहीं लड़ी जाती, उसे चलाने के लिए मजबूत जेब भी चाहिए। और यहाँ भारत बांग्लादेश के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। बांग्लादेश का सालाना रक्षा बजट $1 अरब से भी कम के आसपास सिमटा हुआ है। इतने सीमित संसाधनों में ना तो कोई आधुनिक हथियार खरीदे जा सकते हैं और ना ही लंबी जंग की तैयारी की जा सकती है। इसके उलट भारत का रक्षा बजट $40 अरब से कहीं ऊपर है, यानी भारत अपनी सेना पर करीब 50 गुना ज्यादा खर्च करता है। यह पैसा सिर्फ सैलरी में नहीं जाता, यह निवेश होता है अत्याधुनिक मिसाइलों, सैटेलाइट निगरानी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम NAVIC है, जिससे हमारी मिसाइलें सेंटीमीटर की सटीकता से निशाना साधती हैं, जबकि बांग्लादेश आज भी बाहरी ताकतों के GPS सिस्टम पर निर्भर है। युद्ध की स्थिति में भारत कुछ ही मिनटों में उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को पंगु बना सकता है। उनके कमांडर एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे, रडार अंधे हो जाएंगे और जहाज दिशा खो बैठेंगे। यही है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, और इसमें भारत की महारत को आज पूरी दुनिया मानती है। अब उस भ्रम को भी तोड़ लेते हैं जो अक्सर फैलाया जाता है कि चीन या पाकिस्तान मदद के लिए कूद पड़ेंगे। हकीकत इससे कोसों दूर है। पाकिस्तान खुद आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, उसकी सेना अंदरूनी मोर्चों पर उलझी हुई है। ऐसे में वह किसी और जंग में क्या मदद करेगा। रही बात चीन की, तो वह भी अगर चाहे तो सीधे दखल नहीं दे सकता। जमीन के रास्ते हिमालय में भारतीय माउंटेन स्ट्राइक कोर तैयार बैठी है। समंदर के रास्ते मलक्का स्ट्रेट से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय नौसेना की चौकसी है। वहां पहुंचते ही चीनी जहाजों का सामना भारत की मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बियों से होगा। सबसे अहम बात
बात भारत की सैन्य सोच। भारत अब सिर्फ रक्षात्मक रणनीति पर नहीं चलता, उसकी नीति है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी खतरा दिखते ही पहले वार की तैयारी। कोल्ड स्टार्ट जैसी रणनीतियों के तहत भारतीय सेना तेजी से सीमाओं के भीतर घुसकर दुश्मन के अहम ठिकानों पर कब्जा कर सकती है। बांग्लादेश की भौतिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, न रणनीतिक गहराई, न पीछे हटने की गुंजाइश। तीन तरफ भारत और एक तरफ समंदर, भागने की जगह ही नहीं। ढाका भारत की सीमाओं से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हालात बिगड़े तो उनके पास अपनी राजधानी बचाने के लिए 48 से 72 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन भारत की असली ताकत हथियारों से भी बड़ी है, उनके जाबाज सैनिक। भारतीय सेना के पास पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान और ग्लेशियरों में लड़ने का दशकों का अनुभव है। कारगिल से लेकर काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन तक हमारे सैनिक हर मोर्चे पर खुद को साबित कर चुके हैं। इसके मुकाबले बांग्लादेशी सेना का अनुभव सीमित रहा है, ज्यादातर आंतरिक सुरक्षा और शांति अभियानों तक। जब हम आमने सामने की जंग होती होगी तो भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग, अनुशासन और युद्ध कौशल भारी पड़ेगा। यूनिस सरकार को यह समझना होगा कि भारत के सब्र को कमजोरी समझना इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। अल्पसंख्यकों पर हमले और भारत विरोधी बयानबाजी उन्हें ऐसी आग में झोंक सकती है जिससे निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। भारत ने हमेशा पड़ोसी पहले की नीति अपनाई है, लेकिन जब पड़ोसी ही सीमा लांघे तो भारत को जवाब देना भी आता है।